तो स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन है फुल फ्लेजेड। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर गिवन। ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट गिवन है पूरी। आफ्टर दैट देखिए नोट्स टू अकाउंट्स हमें गिवन है। यहाँ नोट में क्या गिवन है? प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड 2020 39,000 एंड 45। दिस वाज प्रपोज डिविडेंड। मैंने कहा था ये नोट में ही होता है, नोट में ही गिवन होता है। नाउ कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लेना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लेट्स मेक फॉर्मेट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 टीएस गेरेवाल। यहां पर हम लिखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st of March 2020. First column is particulars column, second and third is for amount. Right. ये हमारा A part जो है that is cash flow from operating activities। यहाँ पे हम operating activities से जो cash flow है वो निकालेंगे। B is, ठीक है, एक पूरा पेज जो है बिग A4 साइज का पेज जो है आप इसके लिए छोड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम investing activities is B part, and C part is cash flow from financing activities। यहां सबसे पहले हमने क्या लिखना है? दैट शुड बी करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। और इसके लिए हम क्या बनाने वाले हैं? वर्किंग नोट नंबर 1। तो स्टार्ट ही करना है हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से। वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, आपने पूरा लिखना है यहाँ पे। और इसकी शुरुआत किससे होगी? करंट ईयर सरप्लस से। करंट ईयर का सरप्लस क्या होगा? करंट ईयर सरप्लस हमें कहां से मिलने वाला है? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो हेडिंग है नोट नंबर 1। तो यहाँ नोट नंबर 1 में हम जाएंगे। नोट नंबर 1 में सरप्लस 18,000 से 27,000 हो रहा है। तो करंट ईयर में हमारा सरप्लस कितना आ गया? 27,000 माइनस 18,000। 9,000 हमारा इस बार का सरप्लस है। क्लियर है? ठीक है। आफ्टर दैट आपने एडजस्टमेंट्स देखनी है। कोई एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में है तो यहाँ पर सिर्फ प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है हमें। 2019 और 2020 का जो प्रपोज डिविडेंड है वो है 39,000 एंड 45,000। तो बेसिकली आपने करना क्या है? इस साल का जो 2020 का प्रपोज डिविडेंड है इसको तो आप इग्नोर करेंगे और 2019 के प्रपोज डिविडेंड 39,000 को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल्स के लिए आप इसकी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं जो एडजस्टमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड की है। तो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का यहाँ ट्रीट होगा। दैट इज फॉर 2018-19 39,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रपोज यहाँ आ जाएगा डिविडेंड पेड। वन मोर थिंग आपने ये ध्यान रखना है, जो 39,000 का डिविडेंड है उसमें से चेक करना है कुछ अनपेड तो नहीं है, अनक्लेम्ड तो नहीं है। तो वो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। अगर कुछ अनक्लेम्ड होगा तो वो आपको करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखेगा। करंट लायबिलिटीज में आप देखेंगे
ये देखिए जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट नंबर 2, यहाँ या अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी अनक्लेम डिविडेंड नहीं है। इसका मतलब जो 39,000 पिछले साल का डिविडेंड है वो आपने इस साल पे कर दिया है, तो यहाँ 39,000 आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड पेड। ठीक है, ऐड क्यों करा? बिकॉज दैट इज एन आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग का जब हम कैश फ्लो निकालेंगे तो उसके प्रॉफिट से जो हमने डिविडेंड निकाला था, ठीक है, वो निकालना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो उससे कम दिखता है, तो हमने वापस ऐड कर दिया और फाइनेंसिंग में हमने उसे लेस कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में वो फाइनेंसिंग का कैश फ्लो है। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की अदर आइटम्स पे। दीज आर शेयर कैपिटल। अगर हम देखें 3 लाख से 3.5 लाख हो रही है, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज कब होती है? जब हम शेयर्स इशू करते हैं, और शेयर इशू करके हमें कैश का इनफ्लो होता है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, तो ये आ गया 50,000। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास देखते हैं और क्या क्या है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारा पहले 20,000 था, अब 30,000। इसका मतलब हमने 10,000 रुपीज प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करे हैं, जो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। दैट इज अ नॉन कैश एक्टिविटी। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये यहाँ ऐड हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप साथ साथ पूछते रहें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं हम करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमें ट्रेड पेबल्स दिख रहे हैं बढ़ते हुए, 35 से 53 हो रहे हैं। तो करंट लायबिलिटीज को हैंडल करने, एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी हेडिंग होती है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटी का बढ़ना इज प्लस, तो ट्रेड पेबल्स को आप प्लस लिखेंगे 18,000, जितना वो बढ़ा है। आफ्टर दैट अदर करंट लायबिलिटीज 8,000 से 6,000 हो रही है, तो वो कम हो रही है, तो अदर करंट लायबिलिटीज जो हैं वो माइनस हो जाएंगी 2,000 से। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पर चलते हैं हम, दैट इज नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 28,000 और 32,000। जब आपको टैक्स की ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, बस यही दो चीजें गिवन हो, तो यही माना जाता है 19 का हम टैक्स पे करेंगे और 32 का हम प्रोविजन बनाते हैं। तो इस केस में यहाँ आ जाएगा करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 32,000। और जो हमने इस बार टैक्स पे करा है दैट इज डिडक्टेड, यहाँ आ जाएगा टैक्स पेड। कितना टैक्स पे करा है? 28,000, 28,000। करंट ईयर होता है मेड और प्रीवियस ईयर होता है पेड। तो पेड जो टैक्स पेड है वो हम लेस करेंगे यहाँ पर, और जितना हमने प्रोविजन बनाया इस साल वो ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स की आप एडजस्टमेंट्स के अंदर चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे पास टैंजिबल एसेट्स हैं, नोट नंबर 3 में जाएंगे हम उसके लिए। समझ आ रहा है? नोट नंबर थ्री में हमें क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 से 57 हो रहा है, और प्लांट एंड मशीनरी 90,000 से 1,91,000। तो इसके लिए आप अकाउंट बनाए या ना बनाए वो आपकी मर्जी है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो गिवन है नहीं, तो यहाँ पे वी कैन यूज आर कॉमन सेंस। 1,10,000 की एसेट्स थी, अब वो 57 की रह गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना डिफरेंस, दैट इज 53,000। 53,000 का हमारा डेप्रीसिएशन हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, हम एज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पर एसेट सेल हो रही है तो हम डेप्रीसिएशन दिखाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज 1,10,000 से 53,000 का यहाँ डेप्रीसिएशन आ गया लैंड एंड बिल्डिंग पर। एंड
यहाँ पर आप देखिए तो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है 90 से 1,91,000 हो रही है, तो 1,01,000 की परचेज दिखाएंगे यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एसेट का बढ़ना मींस परचेज 1,01,000। नेक्स्ट, इसके बाद इंटैंजिबल एसेट्स गुडविल है 50,000 से 40,000 हो रही है। तो जब गुडविल की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हम मानते हैं गुडविल को हमने राइट ऑफ करा है, और गुडविल को राइट ऑफ करना डेप्रीसिएशन की तरह ही एक नॉन कैश एक्सपेंस है, गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, 10,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 10,000 से 35,000 हो रही है, 35,000। इट मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 25,000। क्लियर है। इसके बाद इन्वेंट्रीज जो है हमारी 57 से 39,000 हो रही है, 18,000 रुपए की इन्वेंट्री कम हुई है, तो ये हमारा करंट एसेट का गिरना प्लस होता है। इन्वेंट्रीज 18,000 प्लस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 75 से 1,08,000 हो रहे हैं, मतलब 33,000 से बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा लेस हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स 33,000 से हमारा लेस हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस को अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में शो करते हैं। इससे पहले हम ऐसा करते हैं, क्लोज करते हैं अपनी फिगर्स को। तो दिस इज 948,000, 58, 60, 90,000 हमारा करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ रहा है, 90,000। ये फिगर आ रही है 63,000। तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज 1,53,000। ये आ जाएगा 18, 18, 36, 35, 1,000। और फाइनल आंसर जो हमारा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 154 माइनस 1,26,000 पॉजिटिव। ठीक है, ये सही है गलत है अभी ये बाद में पता चलेगा। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज नेगेटिव 1,26,000 आ रहा है, तो हमारा बी पार्ट का जो आंसर आया दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,26,000। आफ्टर दैट यहाँ गया, ये आ गया माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ट्वेंटी, सॉरी 11,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया हमारा सी पार्ट का आंसर, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 11,000। अब डी पार्ट का आंसर क्या आएगा? डी पार्ट का आंसर आएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कितना पैसा आया? ए प्लस बी प्लस सी आया गया 1,26,000 प्लस 11, दैट इज 1,30,000। अच्छा, ये माइनस 11,000 ही आ रहा है, सबको मिला के 11,000 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐड कर देना हमारे पास ओपनिंग साल के शुरू में कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट था। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 17,000, 17,000 था। 11,000 हमें इस बार रिसीव हुआ, 17,000 था, तो अब हमारे पास 28 होना चाहिए, और यही हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारा भी वही आ रहा है, मतलब 17 से वो 28 कैसे हुआ वो हमने इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैलकुलेट करके दिखा दिया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।